जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां इंटरनेट नहीं था। अब सोचिए एक ऐसे आविष्कार के बारे में जो अपने समय का इंटरनेट था। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने किसी को भी अपने आइडियाज पब्लिश करने और सत्ता को चैलेंज करने की ताकत दे दी। तो चलिए प्रिंटिंग प्रेस की कहानी में उतरते हैं, वो आविष्कार जिसने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। प्रिंट से पहले देखिए, मामला कुछ ऐसा था कि जानकारी बहुत महंगी थी, कुछ गिने चुने लोगों तक ही थी, और उसे ऊंची आवाज में पढ़ा जाता था। मतलब ज्ञान एक पब्लिक एक्सपीरियंस था। लेकिन फिर आया प्रिंटिंग प्रेस और सब कुछ बदल गया। जानकारी सस्ती हो गई, सबके लिए हो गई, और सबसे बड़ी बात, इसे अकेले में चुपचाप पढ़ा जाने लगा। ये सिर्फ एक टेक्निकल बदलाव नहीं था, नहीं, ये तो एक भूचाल था जिसने समाज के सोचने समझने के तरीके को ही बदल दिया। एक सुनने वाली दुनिया से एक पढ़ने वाली दुनिया। तो इस क्रांति का सबसे पहला और सबसे बड़ा असर क्या हुआ? आइडियाज के लिए एक बिल्कुल नई ऑडियंस पैदा हो गई। पहली बार ऐसा हो रहा था कि ज्ञान महलों और मठों की दीवारों से बाहर निकलकर आम लोगों के घरों तक पहुंच रहा था। जरा उस दुनिया की कल्पना कीजिए जहां ज्ञान कोई निजी चीज नहीं बल्कि एक साझा अनुभव था। लोग टैवर्न्स में, गांव की चौपालों पर इकट्ठा होते थे, जहां कहानियां सुनाई जाती थी, गीत गाए जाते थे। पढ़ना एक सोशल इवेंट था, कोई प्राइवेट काम नहीं। तो प्रिंटर्स ने एक बड़ा ही स्मार्ट मूव लिया। उन्होंने पुरानी सुनने वाली दुनिया और नई पढ़ने वाली दुनिया के बीच एक पुल बना दिया। उन्होंने वही चीजें छापी जो लोग पहले से पसंद करते थे, जैसे लोकगीत, लोक कथाएं, और उनमें ढेर सारी तस्वीरें भी डाल दी। इसका मतलब यह था कि अगर कोई पढ़ नहीं भी सकता तो भी वो तस्वीरों को देखकर और दूसरों से सुनकर नए विचारों को समझ सकता था। लेकिन बात सिर्फ नए रीडर्स बनाने तक ही नहीं रुकी। नहीं, मामला इससे कई ज्यादा बड़ा था। जानकारी तक इस नई पहुंच ने सीधे सीधे उस वक्त की सबसे पावरफुल संस्था को चैलेंज कर दिया, और वो था चर्च। ये एक ऐसा भूचाल था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? एक अकेले भिक्षु के विचार वायरल कैसे हो गए? इसका जवाब छुपा है एक नाम में, जिसने प्रिंट की ताकत का इस्तेमाल करके पूरे महाद्वीप में जैसे आग लगा दी। हम बात कर रहे हैं मार्टिन लूथर की। ये सोचना भी कमाल का है कि प्रिंट टेक्नोलॉजी ने कितनी तेजी से एक अकेले इंसान की आवाज को पूरे महाद्वीप में फैले एक आंदोलन में बदल दिया। कुछ ही सालों के अंदर लूथर के विचार, जो चर्च के तौर तरीकों की आलोचना करते थे, हजारों प्रतियों में छपकर पूरे यूरोप में फैल गए। और इसी से शुरुआत हुई प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की, जिसने ईसाई धर्म को हमेशा के लिए बांट दिया। और लूथर को इस टेक्नोलॉजी की ताकत का पूरा अंदाजा था। उन्होंने इसे कहा ईश्वर का सबसे बड़ा तोहफा। क्यों? क्योंकि इसी की वजह से तो वो सीधे आम लोगों तक पहुंच पाए और सदियों पुरानी धार्मिक सत्ता पर सवाल उठा सके। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, एक स्याह पहलू। प्रिंट ने लूथर जैसों को तो आवाज दी, पर आम इंसान के लिए यह जानलेवा भी साबित हो सकता था। इटली के एक मामूली से मिल चलाने वाले मेनोकियो को ही लीजिए। उसने किताबें पढ़ी, ईश्वर के बारे में अपने विचार बनाए, और नतीजा, चर्च ने उसे विधर्मी करार दिया और उसे मौत की सजा दे दी। ये दिखाता है कि उस दौर में सत्ता पर सवाल उठाने की कीमत क्या हो सकती थी। अब जाहिर है, मिनोकियो जैसे मामलों को देखकर चर्च चुप नहीं बैठा। उन्होंने किया पलटवार। 1558 में उन्होंने इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स जारी किया, सीधी सीधी उन किताबों की एक लिस्ट जिन पर बैन लगा दिया गया था। ये इस नई ताकतवर टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने और सेंसर करने की एक कोशिश थी। अब जब एक बार धार्मिक सत्ता पर सवाल उठने लगे तो ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह था। एक गिरा तो बाकी भी गिरने लगे। अब बारी थी राजनीतिक सत्ता की। लोगों ने हर तरह की अथॉरिटी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। 18वीं सदी आते आते एनलाइटनमेंट के थिंकर्स तो प्रिंट को प्रोग्रेस का इंजन मानने लगे थे। एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट लुई सेबेस्टियन मर्सियर का ये कोट उस भावना को बिल्कुल साफ जाहिर करता है। उनका मानना था कि किताबें जुल्म के खिलाफ एक हथियार की तरह हैं। तो आखिर फ्रेंच रेवोल्यूशन में प्रिंट का क्या रोल था? देखिए, मोटे तौर पे 3 बातें हुईं। पहली बात, इसने वोल्टेयर और रूसो जैसे विचारकों के आज़ादी और बराबरी के आइडियाज़ को घर घर पहुंचाया। दूसरी चीज़ ये हुई कि एक पब्लिक स्फीयर बना, जहां लोग पहली बार कैफे में बैठकर राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बहस कर सकते थे। और तीसरा, कार्टून्स और पैम्फलेट्स के जरिए राजशाही का मजाक उड़ाया गया, जिससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। तो एक तरफ ये राजनीतिक और धार्मिक उथल-पुथल चल रही थी, और दूसरी तरफ समाज में एक और बड़ा ही दिलचस्प बदलाव आ रहा था। लोगों में पढ़ने का एक जुनून सा छा गया था।
एक रीडिंग मेनिया। इस दौर में लिटरेसी रेट्स में जैसे धमाका सा हो गया। आप सोचिए 18वीं सदी के अंत तक यूरोप के कई हिस्सों में 60 से 80% लोग पढ़ना लिखना जान गए थे। इसका सीधा सा मतलब था छपी हुई चीजों के लिए एक बहुत बड़ी भूखी मार्केट तैयार थी। अब इतनी बड़ी मार्केट की डिमांड पूरी कैसे हुई? इसका जवाब था प्रिंट के नए और सस्ते फॉर्मेट्स में, जैसे कि चैप बुक्स। ये छोटी छोटी सस्ती किताबें होती थीं जिन्हें फेरी वाले बेचते थे। ये इतनी सस्ती थीं कि गरीब से गरीब इंसान भी इन्हें खरीद सकता था। तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि पढ़ना अब सिर्फ अमीरों का शौक नहीं रह गया। पहली बार बच्चों, औरतों, मजदूरों सबके लिए बड़े पैमाने पर लिटरेचर मौजूद था। महिलाएं सिर्फ रीडर ही नहीं बल्कि जेन ऑस्टिन जैसी राइटर भी बनी। एक पूरा नया संसार खुल गया था। पर यह कहानी सिर्फ यूरोप की नहीं है। जब यह टेक्नोलॉजी समंदर पार करके भारत पहुंची तो यहाँ का माहौल, यहाँ की भाषाएं, यहाँ की राजनीति सब कुछ अलग था। तो सवाल यह है कि यहाँ इसने खुद को कैसे ढाला? देखिए, भारत में प्रिंट से पहले ज्ञान को पांडुलिपियों में सहेज कर रखा जाता था। हाथ से लिखी हुई, नाजुक और बहुत महंगी, सिर्फ कुछ खास लोगों की पहुंच में। और फिर आईं छपी हुई किताबें, मशीन से बनी, मजबूत, सस्ती और सबके लिए। ये नॉलेज का डेमोक्रेटाइजेशन था, बिल्कुल। तो भारत में इसकी शुरुआत हुई 16वीं सदी में पुर्तगाली मिशनरीज के साथ। फिर 1579 में तमिल में पहली किताब छपी। और फिर आया एक बड़ा मोड़ 1780 में, जब जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने भारत का पहला न्यूज़पेपर बंगाल गैजेट शुरू किया। इसके बाद तो भारत में पब्लिक डिबेट्स और सामाजिक सुधार आंदोलनों की जैसे बाढ़ आ गई। और बिल्कुल यूरोप की तरह ही यहाँ भी प्रिंट बहुत जल्द सत्ता के लिए एक चुनौती बन गया। हिक्की का अखबार ब्रिटिश अफसरों की जमकर आलोचना करता था। नतीजा, उन्हें परेशान किया गया, उनका प्रेस तक जब्त कर लिया गया। मतलब कहानी वही थी, जगह नहीं थी। ये एक ग्लोबल फिनोमिनन था। तो हमने देखा कि कैसे प्रिंटिंग प्रेस ने सिर्फ कागज पर स्याही नहीं छापी, बल्कि धर्म, राजनीति, समाज, हर चीज को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसने पूरी दुनिया को एक नया आकार दिया। और ये हमें आज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हमारी अपनी इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये हमारी दुनिया के साथ क्या कर रही हैं? इतिहास से एक बात तो साफ है कि जो भी बदलाव होंगे वो बहुत बड़े, बहुत ताकतवर और शायद परमानेंट होंगे।